नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल GR क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड RO मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी की बात, जिसमें हम बात कर रहे थे पत्राचार की, यानी कि पत्र लेखन की। और इस सीरीज को हम आगे को बढ़ाते हुए आज एक और टॉपिक हम करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप, यानी कि फॉर्मेट हम देखेंगे अर्धशासकीय पत्र का। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में देख लिया था। आज हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने शासकीय पत्र के बारे में भी ऐसे ही पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने शासकीय पत्र के बारे में परिभाषा पढ़ी थी, उसके महत्व प्रयोग देखे थे, उसकी विशेषताएं देखी थी, उसके बाद उसका फॉर्मेट भी देखा था। तो इसी तरीके से हम सारे लेटर करेंगे और उनके प्रारूप भी देखेंगे, उनकी विशेषताएं भी देखेंगे, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो आई होप आप लोग घर पर बैठ के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा हर वीडियो में यही कहना है कि आप लोग जो भी चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम हॉल में भी वैसे ही लिखनी है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें कि आप राइटिंग अच्छी बना रहे हैं, आप लिख स्पष्ट रहे हैं, आपकी जो वर्तनी है उसमें शुद्धता ज़्यादा होनी चाहिए। आप बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा जो आपकी स्पीड है वो मेंटेन होनी चाहिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी लेटर आप पढ़ रहे हैं, जो भी पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, वो आपको याद होने चाहिए मौखिक रूप पर, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखना है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जब करेंगे तब आप लिख पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर भी होता है तो हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए आप लोग ये करें कि एक लेटर को बार बार लिखें, 5 बार 10 बार, जितनी बार भी हो सकता है उतनी बार लिखने की कोशिश करें। बाकी यहाँ पर किस तरीके से लिखना है A4 पेज पर, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कर रही होंगी और आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी आ रहे हैं आपके कि हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करना, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना हिंदी में। तो कुछ वर्ड दिए रहेंगे जिनको आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो वो शब्द भी हम लोग देखते हैं हर वीडियो में। 4 से 5 शब्द मैं आपको हर वीडियो में कराता हूँ, जिससे कि धीरे धीरे करके आपकी जो वोकेबलरी है, हिंदी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो भी बना रहे। तो इसलिए आप लोगों को इसके लिए अलग से नोट्स कॉपी बना लेनी है, जिसमें हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन को आप लोगों ने लिखना है, घर पर भी प्रैक्टिस करना है और याद भी करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, हिंदी शुद्ध रूप में लिखनी है। इसमें आपको मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान देना है। जो भी आप लिखेंगे बिल्कुल सही लिखेंगे, मात्रा जो आपकी होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में भी स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। इंग्लिश में स्पेलिंग का आपको बहुत यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर नंबर कट जाएंगे। तो आप लोगों को हर एक चीज़ सटीक तरीके से देखनी है। तो यहाँ पर अब देखेंगे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज का जो पहला शब्द है। देखो ये जो शब्द है ना हिंदी के या फिर इंग्लिश के, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे पत्र लेखन, जो सरकारी विभागों में काम में आते हैं। पत्राचार के माध्यम से एक विभाग से दूसरे विभाग में जब पत्राचार होता है तो वहाँ पर ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए ऐसे ही शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको दूसरी टाइप की वोकेबलरी नहीं पूछी जाएगी जो आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग में देखने को मिलती है। ऐसी वोकेबलरी नहीं देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर जेन्युइन एक ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोगों को इस टाइप के शब्दों को ज़्यादा पढ़ना है। हृदय बहारी की बुक आप लिख सकते हैं। हृदय बहारी की बुक में आपको ये मिल जाएंगे। तो हृदय बहारी की बुक से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो उपविधि का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसका होता है बाय लॉ। इसका होता है बाय लॉ। आप स्पेलिंग का विशेष रूप से ध्यान देंगे, इस बात को मैंने पहले ही आपसे कहा है। परित्यक्त, तो परित्यक्त का होता है अबेंडनमेंट। ठीक है, अबेंडनमेंट होता है इसका, परित्यक्त का। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, शुद्धि पत्र,
देखो यहाँ पर आपको स्पेलिंग का बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कैपिटल लेटर में लिख लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो स्मॉल लेटर है वो भी सही से समझ में आ जाए। ठीक है, ABANDONMENT, ठीक है, अबेंडनमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है शुद्धि पत्र, इसको हम बोलते हैं कोरिजेंडम, CORIGENDUM, कोरिजेंडम इसको हम बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संवर्ग को आप कैडर बोलेंगे, कैडर CADRE, कैडर बोलेंगे। उल्लंघन को हम बोलते हैं वॉयलेशन, तो इसको हम बोलेंगे वॉयलेशन, LATION, वॉयलेशन हम बोलेंगे। उसके बाद अनुलग्नक की अगर हम बात करेंगे तो इसको अनेक्स्चर बोलते हैं, अनेक्स्चर EXTURE, तो अनेक्स्चर हम इसको बोल देते हैं। ये शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने, फिर से आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। उपविधि को बायलॉ बोलते हैं, और परित्यक्त को अबेंडमेंट, और शुद्धि पत्र को कोरिजेंडम, और संवर्ग को कैडर, उल्लंघन को वायलेशन, अनुलग्न को अनेक्स्चर। तो ये शब्द आज के हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा मुख्य टॉपिक है प्रारूप सरकारी पत्र का, अर्ध सरकारी पत्र का, उसको हम देखते हैं। तो प्रारूप आपको किस प्रकार से बनाना है इसको भी जरा देख लें। ये A4 पेज का साइज अगर आपका पेपर है, तो जैसे ये राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर मैंने लाइनें खींची हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर को मानेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पर आप प्रेषक, लेफ्ट साइड में सबसे शीर्ष पर आप लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, जो आप सेंडर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद कुछ स्थान छोड़ने के बाद अगली लाइन से नाम लिखेंगे, नाम, नाम के बाद पदनाम का उल्लेख आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, प्रेषक, नाम, पदनाम। जब हम सरकारी पत्र लिख रहे थे तो पदनाम के नीचे हम उसका पता भी लिख रहे थे, शासकीय पता, जो कि हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र में इस प्रेषक के ठीक सामने यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक सामने राइट साइड पर इसी प्रेषक की लाइन में यहाँ पर आप लिखेंगे अर्ध शासकीय, अर्ध शासकीय पत्रांक। ठीक है, अर्ध शासकीय पत्रांक संख्या, यहाँ पर आपकी पत्रांक संख्या आ जाएगी। ठीक है, अर्ध शासकीय जो पत्रांक संख्या है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगली लाइन में आप लिखेंगे विभाग या फिर कार्यालय का नाम। यहाँ पर आप कार्यालय का नाम लिखेंगे, कार्यालय का नाम। ठीक है, दूसरी लाइन में कार्यालय का नाम हो गया, और तीसरी लाइन में हम लिखेंगे दिनांक। यहाँ पर हम दिनांक लिखेंगे, डैश डैश कर देंगे, और फिर कॉमा करके लिखेंगे स्थान। दिनांक और स्थान भी हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो गया है हमारा पत्राचार का जो शीर्ष वाला भाग होता है, जिसमें हम पत्रांक संख्या लिखते हैं, उसको किस तरीके से लिखना है। इसके बाद हमारा मुख्य भाग आ जाएगा, जिसमें हम संबोधन में, जब हमने बात की थी शासकीय पत्र की, तो शासकीय पत्र में आप लोगों ने देखा जब हम संबोधन की बात करते हैं तो वहाँ पर महोदय प्रयोग करते हैं, महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए। अगर महिला की बात करेंगे तो महोदया का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे कहा था, जब इसकी विशेषताएं हम देख रहे थे, तो संबोधन में हम प्रिय, श्री, प्रिय या फिर प्रिय नाम लेके उनका इस तरीके से हम संबोधन करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रेषक के ठीक नीचे, जब यहाँ पर पदनाम के अगली वाली लाइन में प्रेषक के ठीक नीचे प्रिय श्री, प्रिय श्री उनका नाम लिखेंगे, और प्रिय श्री भी लिख सकते हैं, प्रिय क ख ग भी लिख सकते हैं, उनका नाम अगर आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें लिख के आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर अब आपका आ जाएगा मुख्य भाग आ जाएगा। मुख्य भाग में हम यहाँ पर स्टार्ट किस तरीके से करते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र में हमने देखा कि स्टार्ट हम कैसे करेंगे, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का
निर्देश हुआ है कि, तो अधो हस्ताक्षर को यह कहने का निर्देश हुआ है कि जब हमने देखा था सरकारी पत्र में, हम यहाँ पर वैसा नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको आप लोग देखेंगे, आपसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि, आपसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि, ये शब्द का प्रयोग आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट में लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र में, या फिर इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, स्लैश करके मैं लिख देता हूं। तो मुझे आपको अगर कोई आदेश देना है, कोई सूचना देनी है, तो मुझे आपको यह सूचित करना है कि इस टाइप के शब्दों का प्रयोग आप करेंगे। इन दोनों में से कोई एक शब्द लाइन आप लिखेंगे जब आप फॉर्मेट इसका बना रहे हैं। तो मैंने 2 चीज़ें आप लोगों के सामने लिख दी हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप लोग इनमें से किसी एक को प्रेफरेंस देंगे। जैसे आप कह सकते हैं, आपसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि, उसके बाद आप यहाँ पर डैश 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 करके अपने पत्र का जो मुख्य भाग है वो शुरू करेंगे। जैसे ही एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो आप वहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, पूर्ण विराम के बाद यहाँ पर अगर आपका पैराग्राफ जो आपका मुख्य बॉडी है वो एक पैराग्राफ से अधिक का है, तो आप यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ शुरू करने से पहले क्रम संख्या भी लिखेंगे। क्रम संख्या में 2 लिखेंगे जरूर। पहला क्रम संख्या हम यहाँ पर नहीं लिखते, जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे यहाँ पर क्रम संख्या 1 लिख देंगे, क्रम संख्या 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। हम ये मान लेते हैं कि जो पहला वाला पैराग्राफ है वो क्रम संख्या 1 ही है, तो क्रम संख्या 2 में हम अलग से यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन 1 में नहीं लिखेंगे। फिर जब हम इसको लिखेंगे तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गए, पैराग्राफ हमने बना दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे लिखना है सेवा में, यहाँ पर आपने लिखना है सेवा में। और ये सेवा में कहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर आपने प्रेषक लिखा है इसी के सीधे लाइन में, इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके ठीक नीचे है सेवा में। सेवा में के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसी के नीचे आप लिख सकते हैं नाम, पदनाम, नाम और पदनाम और पता। नाम, पदनाम, पता आप यहाँ पर लिखेंगे। आई थिंक ये पूरा आ रहा होगा, 1 सेकेंड, ठीक है, ये पूरा आ रहा है। तो सेवा में नाम, पदनाम, पता, सेवा में किसका, जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो उनका नाम, पदनाम, पता आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके ठीक राइट साइड में, यहाँ पर ठीक राइट साइड में जहाँ पर हम अधोलेख का उल्लेख करते हैं, मैंने आपको विशेषताओं में बताया कि अधोलेख में हम पदनाम का उल्लेख नहीं करते हैं, इसकी एक विशेषता थी। तो हम यहाँ पर अधोलेख लिखेंगे और इसमें हम जब हम सरकारी पत्र की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम भवदीय शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे बिल्कुल। भवदीय शब्द, भवदीया शब्द का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे आपका, यहाँ पर हम लिखेंगे आपका, या फिर भवनिष्ठ हम लिख सकते हैं, भवनिष्ठ का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर कोई महिला है तो यहाँ पर हम भवनिष्ठा का प्रयोग करेंगे। किसका? भवनिष्ठा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। ये है अधोलेख। अधोलेख में हम उसके नीचे हम लिख देंगे नाम, जो भी नाम है। ये नाम किसका आएगा? इस प्रेषक का, जो ये भेजने वाला है, अधोलेख में उसी का उल्लेख किया जाता है। जो भेजने वाला है उसी का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है अधोलेख में, उसका नाम आएगा और उसके यहाँ पर आ जाएंगे हस्ताक्षर। उसके यहाँ पर क्या आ जाएंगे? हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। हस्ताक्षर में आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। इस बात को बहुत ध्यान से देखना कि जहाँ पर नाम होता है तो वहाँ पर पदनाम लिख लेते हैं, लेकिन
अर्ध सरकारी पत्र में जब अधोलेख की बात की जाती है वहाँ पर पदनाम का उल्लेख नहीं होता, ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। इसमें हम लोगों ने कहीं पर विषय नहीं लिखा है, कहीं पर भी आपको विषय नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम इसकी एक विशेषता जब पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हमने कहा था कि अर्ध सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख अनिवार्य नहीं है, तो ये इसकी एक विशेषता थी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अर्ध सरकारी पत्र किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप बनाएंगे और बनाने के बाद याद करेंगे, याद करने के बाद एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग इसको करेंगे। इसके में एक क्वेश्चन आता है कि शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र में क्या अंतर है, मुख्य अंतर का उल्लेख कीजिए। तो आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट बनाने होंगे जिसमें आप लोग अंतर स्पष्ट करेंगे, और अंतर स्पष्ट जब आप करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का जिक्र आप लोग करेंगे। आप ये कहेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख नहीं होता है जबकि सरकारी पत्र में होता है। शासकीय पत्र में यहाँ पर पदनाम का उल्लेख होता है अधोलेख में, लेकिन यहाँ पर पदनाम का उल्लेख नहीं हो रहा है। शासकीय पत्र में हम यहाँ पर लिखते हैं भवदीय, जबकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं भवनिष्ठ या फिर भवनिष्ठा या फिर आपका। तो ये डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा आपको। इसके अलावा हम यहाँ पर इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि जो प्रेषिती है जिसको हम भेज रहे हैं उसका उल्लेख हम यहाँ पर नीचे कर रहे हैं बाईं ओर, लेकिन जब हम शासकीय पत्र की बात कर रहे थे तो वहाँ पर सेवा में यहाँ पर आ जा रहा था प्रेषक के नीचे, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा हम संबोधन की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम महोदय का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रिय श्री का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक शब्द देखने को मिलेगा, आपसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि, मुझे आपको, ये देखो यहाँ पर ये जो शब्द देख रखे हैं आपको, आपसे, मुझे, आपको, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम शैली प्रयोग कर रहे हैं वो व्यक्तिगत शैली का प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत शैली, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सरकारी पत्र की तो वहाँ पर अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर हम मैं, मुझे, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी एक इसकी विशेषता है। तो इतनी विशेषताएं आप लोग लिखेंगे। और इसके अलावा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा रखा है आप लोग खुद विशेषताओं को, इनकी अंतर को, जो सरकारी पत्र है और अर्ध सरकारी पत्र दोनों के अंतर को आप अपने कॉपी में लिखेंगे। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कराऊंगा आपको, क्योंकि मैंने भी कराना ही है, तो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो अर्ध शासकीय पत्र आज होता है हमारा समाप्त। इसके बाद हम कुछ और लेटर पढ़ेंगे जिसमें परिपत्र है, विज्ञप्ति है, अधिसूचना है, इन सभी को भी देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में